हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नीट का 11th क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ 11th क्लास, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसके अंदर जो है एटम के स्ट्रक्चर्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी थेरीज उस पर अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर जो है बहुत डिटेल में जो है स्टडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपकी बेसिक नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं इसमें क्या जो है डिस्क्राइब किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो इंक्लूडेड है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड सिंस द टाइम ऑफ अर्ली इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, दैट इज़ फ्रॉम 400 BC। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 400 BC से, यानी इतने पुराने ज़माने से एग्जिस्टेंस ऑफ एटम को जो है प्रपोज किया गया है, जो ग्रीक और इंडियन फिलोसोफर्स के ज़रिए से, हु वेयर ऑफ द व्यू दैट एटम्स वेयर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर। तो हम यहाँ पर जो है एटम्स को जो है सिंपली कहेंगे एटम्स आर दी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। मतलब आप जो है किसी भी मैटर को बगैर एटम के कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो इसको जनरली क्या कहा गया है, दीज आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर्स। तो अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिविजन्स ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड द एटम विच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल। क्या मतलब हुआ कि आप जो है किसी मैटर को जो है ब्रेक करते जाइए, कंटिन्यूसली आप उसको ब्रेक करते जाइए, छोटे से छोटा पार्ट जो उसको करते जाइए। अ टाइम रीचेस दैट द मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप जब उसको कंटिन्यूस डिवाइड करते जाओगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो है फर्दर डिवाइड नहीं होगा। उसी पार्टिकल को दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज़ कॉल्ड एज एटम। तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है दैट एटोमियो मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। आप इस एटम को अनकटेबल या नॉन डिविजिबल कह सकते हो। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है मैटर का होता है, जो कि आप जो है फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, फर्दर कट नहीं कर सकते हो। द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन इन 1808। तो जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट 1808 में इसने सबसे पहले जो अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है प्रपोज की। और इसके अंदर जो उसने क्या कहा कि रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मेटल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एट्सेट्रा। ये लॉज को जो है डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी ने जो है बहुत अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन किया। बट दिस फेरी फेल्स टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट्स। ये थ्योरी जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसमें एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि व्हेन द ग्लास और एबोनाइट वेयर रब्ड विथ सिल्क और फर दे गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जब आप कोई ग्लास रॉड या एबोनाइट रॉड को सिल्क या फर से जब उसको जो है रब करते हो तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उस ग्लास रॉड पर या एबोनाइट रॉड पर कैसे आया, ये चीज़ जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने जो एक्सप्लेन नहीं किया। एटम्स आर मेड ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि एटम्स के जो है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान रखिए कि एटम के अंदर जो है ये पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नाम देंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं।
तो ये 3 इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं। आप देखते हैं कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो है कैसे डिस्कवर हुए। तो लेट अस सी द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस तरह से हुई, कौन कौन से अटेम्प्ट्स इसके अंदर जो है किए गए। तो एन इंसाइट टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। तो ये चीज़ जो है कैसे पता चला कि एटम्स के अंदर जो है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो गैसेस का जो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया गया और उसके वजह से जो है हमको ये बात जो है पता चली कि एटम के अंदर जो है कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है कह सकते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर जो है लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिंपल एक फिनोमेना है, और जो अनलाइक चार्जेस है एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो लेट अस सी द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। In 1830, Michael Faraday showed in 1830, ये जो है बहुत पुराना कंसेप्ट है। तो माइकल फेराडे नाम का साइंटिस्ट, उसने जो है क्या कहा कि इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एट इलेक्ट्रोड्स विच रिजल्ट्स इन द लिबरेशन और डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड्स। तो आप जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रोलाइट जो है उस सब्सटेंस को कहते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो ये सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है, और अपने आयोनिक फॉर्म के अंदर मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम। तो माइकल फेराडे ने क्या किया कि कुछ सॉल्यूशंस के अंदर से जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, और उसका जो ऑब्जर्वेशन ये था कि सम मैटर इज़ लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड्स। 2 अपोजिट टर्मिनल उसने जो है बनाया था पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के। तो उन टर्मिनल पर जो है कुछ सब्सटेंस जो है या तो लिबरेट हो रहे हैं या वहाँ पर जो है क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, वहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉज, उसने जो है कुछ लॉज जो है बनाया जिसको फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। तो ये लॉज हम जो है 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो स्टडी करने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में, वहाँ पर हम उसको जो है डिटेल में स्टडी करने वाले। सिर्फ यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से माइकल फेराडे ने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के लॉज जो है फार्मूलेट किया। दिस रिजल्ट्स सजेस्टेड द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है पार्टिकल नेचर हमारे सामने जो है मतलब जो है आता है, और वो हमको जो है रियलाइज़ होता है। तो फेराडे स्टडीड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियली एवाक्यूएटेड ट्यूब दैट इज़ कॉल्ड एज कैथोड ट्यूब और कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसको जो है पार्शियली एवाक्यूएटेड ट्यूब, और उस ट्यूब को उसने कहा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर माइकल फेराडे ने जो है कुछ गैसेस का क्या किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, उसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास किया, और फिर उसने जो रिज़ल्ट देखा वो रिज़ल्ट के ज़रिए से उसने एक्सप्लेन किया कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह किस तरह से उसके अंदर जो है मौजूद है मैटर के अंदर। वो चीज़ को उसने जो है इसके अंदर स्टडी किया और डिस्कस किया। अब देखिए कि ये कैथोड रे ट्यूब क्या होती है। तो कैथोड रे ट्यूब के लिए आप देखिए यहाँ पर ये 2 डायग्राम्स बने हुए हैं। तो पहले हम जो है इस डायग्राम को कम्प्लीटली जो है एक्सप्लेन करेंगे, और इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से जो है डिस्कवर हुए, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है किस तरह से हुई, उसको हम जो है किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर जो गैसेस को
डिस्चार्ज किया गया है इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद। तो इट कंटेन्स अ ग्लास ट्यूब। तो देखो ये जो आपको दिख रही है ये जो है ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर जो है 2 थिन मेटल पीसेस को सील किया गया है और इन मेटल पीसेस को जो है इलेक्ट्रोड कहा गया है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हो निगेटिव टर्मिनस है जिसको कैथोड कहा गया और राइट हैंड साइड पर जो है पॉजिटिव टर्मिनस है जिसको एनोड कहा गया है। और इन दोनों मेटल प्लेट्स को एक्सटर्नल सर्किट से हाई वोल्टेज बैटरी के साथ में जो है कनेक्ट किया है और इस ट्यूब के अंदर जो है एक ओपनिंग है और इस ओपनिंग को जो है वैक्यूम पंप के साथ जो है कनेक्ट किया है। वैक्यूम पंप से कनेक्ट करने के बाद आप इसमें जो है गैसेस का प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखिए कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है वेरी लो प्रेशर और वेरी हाई वोल्टेज पर जो है वर्क करती है। आप देखिए इसके अंदर जो है एक्चुअली होता क्या है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। द प्रेशर ऑफ गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय एवाक्यूएशन ऑफ ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पर जाइए वैक्यूम पंप के साथ इसको कनेक्ट किया है। व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू a stream of particles moving in the tube from negative terminus to positive terminus। जब इसके अंदर जो है आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो करंट जो है फ्लो होगा पार्टिकल्स के थ्रू और वो डायरेक्शन होगा निगेटिव टर्मिनस दैट इज कैथोड टू पॉजिटिव टर्मिनस एनोड। तो ये जो है दिस वेयर कॉल्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखेगा तो नहीं लेकिन उसको हम जो है कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स कहेंगे। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग द होल्स in the anode and coating the tube behind anode with a phosphorescent material that is zinc sulfide। तो यहाँ पर जो है एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो है अटैच किया जाएगा, इसके ऊपर जो है कोटिंग की जाएगी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। जिसको हम जिंक सल्फाइड कहेंगे, फार्मूला है ZnS। तो आप देखिए ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है, ये ट्यूब के अंदर आप क्या करते हैं कि आपको जो है ये कंफर्म करना है कि जो कैथोड रेज हैं या कैथोड रे पार्टिकल्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड मतलब निगेटिव टर्मिनस से राइट हैंड साइड पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ मूव किया है। तो इसको क्या किया है कि यहाँ पर जो एनोड है इसको परफोरेटेड बना दिया, इसकी जो प्लेट है उसको उसके अंदर जो है होल्स कर दिए छोटे छोटे और उसको जो है यहाँ पर फिक्स किया और उसके पीछे जो है इस ट्यूब पर जो है एक फास्फोरेसेंट मटेरियल जिसको आप फ्लोरेसेंट कोटिंग भी कह सकते हो, मतलब कोई भी यहाँ पर जो है आप इसके अंदर जो है चमक पैदा होगी तो उसको हम जो है फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है कह सकते हैं। तो उसकी जो है कोटिंग इस साइड पर एनोड के पीछे की तरफ इस ट्यूब पर जो है उसकी जो है कोटिंग कर दीजिए। अब ये कोटिंग करने से क्या होगा वो चीज़ आप देखिए। तो क्या होगा कि when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, जब ये इसमें से पास होगी, ये होल्स में से जब ये रेज जो है पास होगी है ना, ये पार्टिकल जब पास होंगे तो क्या होगा, वो जिंक सल्फाइड ये कोटिंग पर जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। तो when these rays after passing through anode strike the zinc sulfide coating, a bright spot is developed on the coating। तो इस कोटिंग के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट जो है डेवलप होगा। तो उससे हमको जो है रियलाइज़ होगा कि जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं या कैथोड रेज जो हैं वो निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ जो है मूव की है, ट्रैवल की है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यहाँ पर जो है ब्राइट स्पॉट नहीं मिलता। तो ये चीज़ जो है कन्फर्म होती है कि निगेटिव जो कैथोड जिसको हम कैथोड कह रहे हैं, निगेटिव टर्मिनस जिसको हम कहेंगे, वहाँ पर जो है ये कैथोड रे पार्टिकल जो है जनरेट हो रहे हैं और वो जो है अपने अपोजिट टर्मिनस की तरफ जो है क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन समराइज द रिजल्ट एज नंबर 1, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये पहला हमारा जो है एक रिज़ल्ट जो है समराइज़ होता है कि जो कैथोड रेज है वो निगेटिव टर्मिनस पर जो है फॉर्म हो रही है और वो मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही है किधर, एनोड की तरफ, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनस कहेंगे। मतलब सिंपली हम कैथोड रेज को जो है निगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल जो है कह सकते हैं। वो आगे हम उसको जो है कंफर्म करेंगे। तो ये पहला जो है हमारा रिज़ल्ट होता है। दूसरा रिज़ल्ट ये होगा कि these rays themselves are not visible but
देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स लाइक फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट। तो फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल पर जब ये अटैक करेगी तो वहाँ पर जो आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ये जो रेज होती है ये इनविजिबल होती है, हमको दिखेगी नहीं, मगर इनका जो बिहेवियर है जब ये जो है किसी फास्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करेगी तो वहाँ पर आपको जो है ब्राइट स्पॉट दिखेगा। तो इस तरह से ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये रेज जो है ये इस तरफ जो है ट्रैवल कर रही है लेफ़्ट टू राइट, दैट इज़ नेगेटिव टर्मिनस टू पॉजिटिव टर्मिनस। तो ये जो है इसका बिहेवियर आपको दिखेगा। तो दे फॉर्म ग्लो व्हेन हिट बाय देम। तो इस स्क्रीन पर जिसको हम सिंपली जिंक सल्फाइड जो है फास्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम जो यूज़ करेंगे। तो यही फंडामेंटल एक कंसेप्ट है जो टीवी पिक्चर ट्यूब्स के अंदर जो है यूज़ होता है। तो टीवी पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टीवी पिक्चर्स रिजल्ट ड्यू टू द फ्लोरेसेंट ऑन टीवी स्क्रीन कोटेड विद सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। तो टीवी स्क्रीन पर जो है वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है और जब वो कैथोड रेज ट्यूब उसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो ब्राइटनेस जो है दिखता है और इस तरह से टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है पिक्चर्स नज़र आती है। तो एक्चुअली जो है इसी फंडामेंटल पर जो वो काम करती है जो टीवी पिक्चर ट्यूब होती है। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप देखिए कि इस रे के ऊपर यहाँ से जो रेज पास हो रही है अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड ये रेज जो है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जो है ट्रैवल करती है। हमको दिखती नहीं है मगर ये स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल करती है। ये बात जो है हमको समझ में आती है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है इसको आप रखते हो किसको, कैथोड रेज को, तो इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होगा। यानी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव टर्मिनस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो है ये माइग्रेट होंगे, ये टर्न होंगे, या जिसको आप कहोगे कि पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे। अब पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ डिफ्लेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि उसके पास में निगेटिव चार्ज होगा। तो बिल्कुल जो है जैसे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर होता है बिल्कुल इसी तरह से आपको ये कैथोड रेज का भी बिहेवियर आपको मिलेगा। तो इसका साफ जो है मतलब होता है कि द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और उन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहा गया, दिस पार्टिकल्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल हमको मिलता है जो निगेटिवली चार्ज होगा जिसको हम कैथोड रेज भी कहेंगे। और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे वेरीफाई होगा, जब आप इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा बिहेवियर आपको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह का। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को एक नाम देते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड जो यहाँ पर हमने यूज़ किया उसके मटेरियल पर इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे, आप यहाँ पर जो कोई से भी गैस लीजिए उसके ऊपर जो कैथोड रेज का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। तो thus वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स। तो इस तरह से हमारा एक कंक्लूजन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सारे एटम्स के अंदर। तो मतलब हमने जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कहा था उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई और उसको हमने जो है कन्फर्म भी किया। इसके कई एक्सपेरिमेंट्स हैं जैसा कि फास्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो एग्जांपल है जिंक सल्फाइड, इसके ऊपर जब ये स्ट्राइक होती है तो इसका जो है ग्लो होता है। या फिर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं तो उसका जो है डिफ्लेक्शन होगा जो निगेटिवली पार्टिकल्स के जैसा होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 1897 ब्रिटिश physicist J.J. Thomson measured the ratio of electrical charge E to the mass of electron me। तो ध्यान रखिए 1897 J.J. थॉमसन इसने जो है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है कैलकुलेट किया। तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू ई एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम ई। तो उसने जो है जो रेशो कैलकुलेट किया वो रेशो है ई अपॉन एम ई। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने कैथोड रे ट्यूब को ही यूज़ किया है। तो देखिए ये कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर ये कैथोड है, ये एनोड है, और इसको जो एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी के साथ में जो है कनेक्ट किया है। और इस तरह से यहाँ पर आप देखिए कि इस ट्यूब के साथ में उसने जो है दो डिफरेंट फील्ड्स को जो है अप्लाई किया, और वो दोनों फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों ही फील्ड्स को उसने क्या किया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। या फिर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो कैथोड रेस पास हो रही है इसको हम जो है कैथोड रे कहेंगे। तो ये कैथोड रे के दोनों साइड में जो उसने परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शो किया है, और ये मैग्नेट है, आप देख रहे हो दिस इज़ मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मतलब सिंपली आप इस तरह समझिए कि अगर इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें पॉजिटिव टर्मिनस ऊपर दिख रहा है, नेगेटिव टर्मिनस नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरह से अप्लाई किया है। तो आप देख रहे हो इस साइड में आपको जो है साउथ पोल और इधर पीछे की तरफ आपको जो है नॉर्थ पोल दिखेगा। तो ये दोनों ही फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहाँ से जो कैथोड रेस पास हो रही है उसके हिसाब से भी ये दोनों फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस तरह से उसने जो है ये अरेंजमेंट किया है। अब यहाँ पर जो इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। जब आप इसको जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसको आप कैथोड रे कहोगे ये अपने पाथ से जो है डिफ्लेक्ट होकर पॉइंट ए की तरफ जो है स्ट्राइक करेगी इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख लो ये जो है जिंक सल्फाइड या कोई से भी जो है फ्लोरेसेंट मटेरियल या फास्फोरेसेंट मटेरियल आप यूज़ करके उसकी स्क्रीन बना सकते हो। तो उस स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट ए पर जो है ये स्ट्राइक कर रही है। तो इसका साफ मतलब ये होता है कि जो कैथोड रेज है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल देखिए पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये किस में है, सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पर है। और जब इसके ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये जो रेज हैं ये पॉइंट सी पर जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, और इस तरह से इसका जो है डेविएशन पॉइंट सी की तरफ है और वहाँ पर स्ट्राइक होकर वहाँ पर ग्लो फॉर्म कर रही है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेगा। अब जब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ जब बैलेंस करते हो तो दोबारा से ये जो रेज है वो अपने ओरिजिनल पॉइंट बी पर जो है स्ट्राइक करेगी, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं करते हो। तो पहली वक्त जब आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ नहीं करते हो तो उस वक्त ये कैथोड रेज जो है सीधा जो है स्ट्राइक करती है पॉइंट बी पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करने पर पॉइंट ए पर स्ट्राइक करेगी, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करने पर पॉइंट सी पर स्ट्राइक करेगी। और अगर आप इन दोनों फील्ड्स को साइमल्टेनियसली जब उसको आप जो है बैलेंस करते हो तो फिर से ये रे जो है अपने ओरिजिनल पॉइंट बी पर जो है स्ट्राइक करेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जो है थॉमसन आर्ग्यूड दैट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर जो 3 पॉइंट जो है आपको देखना है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो डेविएशन होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उस मैग्नीट्यूड पर जो है इस पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर जो है ये डिफ्लेक्शन जो है डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज़ द डिफ्लेक्शन। जब इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा जो है इनका इंटरेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होगा और उतना ज़्यादा जो है डिफ्लेक्शन होगा। तो ये पहला पॉइंट आपको मिलता है। दूसरा पॉइंट जो डिपेंड करता है द मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो उसके मास पर डिपेंड करता है। तो लार्जर द पार्टिकल ग्रेटर इज़ द डिफ्लेक्शन। जब पार्टिकल ज़्यादा बड़े होंगे तो उसका मास भी ज़्यादा होगा और डेफिनेटली वो जो है ज़्यादा जो है ग्रेटर डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और थर्ड जो इसका जो है डिपेंडेंस है दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज्ड। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from its original path increases with increase in the voltage across the electrodes
और द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो है आप जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप इसका वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। ऑब्जर्व बाय दिस डिफ्लेक्शंस by accounting, by carrying out the accurate measurements on the amount of deflections observed by the electrons on the electric or magnetic field, Thomson was able to determine the value of charge to mass ratio। तो यहाँ पर जो E upon ME जो है ये वैल्यू आपको मिलेगी E upon ME। E जो है हम कह रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ME जो है हम कह रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रेशो आपको मिलेगा 1.758820 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वैल्यू आपको जो है मिलती है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस तरह से जो है यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हमेशा जो है निगेटिव कंसिडर करना है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है चार्ज टू मास रेशो आपको मिलता है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है किस तरह से होगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि R.A. मिलिकन 1868 से 1953 जो है इसका जो ड्यूरेशन है, उसने जो है मेथड जो है डिवाइस किया जिसको ऑयल ड्रॉप मेथड जो है हम कह सकते हैं और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है कह सकते हैं। तो वो जो डिवाइस उसने यूज़ किया था उसके ज़रिए से उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट किया था। तो अब किस तरह से ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट होता है हम इसको जो है डिस्कस करते हैं। ओके, तो R.A. मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट किया। तो मिलिकन फाउंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स। ये जो इसका चार्ज होगा। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू -1.602161। तो यहाँ पर जो है -1.602176 इंटू 10⁻19 कूलम। ये प्रेजेंट जो है एक्सेप्टेड जो है वैल्यू है इलेक्ट्रिकल चार्ज की। तो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विथ थॉमसन्स वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो। तो थॉमसन्स की जो चार्ज टू मास रेशो है उसके ज़रिए से जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट किया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ME इज इक्वल टू E अपॉन ME। तो ये वैल्यू आपको मिलती है, देखिए 1 पॉइंट, ये जो इस वैल्यू को आप जो है थॉमसन्स की जो है चार्ज टू मास रेशो के साथ जो है डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप देखिए इस वैल्यू को हम लिखते हैं पहले 1.602176 इंटू 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय जो थॉमसन्स की वैल्यू थी दैट इज़ 1.7588 1.758820 इंटू 10⁻11 20 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो जब इसको आप जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देखिए ये कूलम जो है कैंसिल होगा, पर किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। और ये दोनों वैल्यूज़ को जब आप आपस में सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर जो मिलेगा दैट इज़ 9.1094 इंटू 10⁻, ये 11 जो है ऊपर जाएगा तो ये जो है -11 हो जाएगा 10⁻11। तो 10⁻11 और 10⁻19 है ना, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आपको जो है आंसर मिलता है। दिस इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ R.A. मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है हमको 9.1094 इंटू 10⁻31 मिलती है। ओके, तो यहाँ तक हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया। अब हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हमने कैथोड रे ट्यूब के ज़रिए से स्टडी किया। अब बाकी के जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बचते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इसमें देखिए कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लेड टू द डिस्कवरी ऑफ केनाल रेज। तो यहाँ पर जो है मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब के अंदर इसको जो है डिस्कवर किया और वो जो रेज निकली है उसको नाम दिया केनाल रेज। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि दिस केनाल रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है ये केनाल रेज कैरी पॉजिटिवली चार्ज्ड particles and these particles are characteristics of the protons। ये पार्टिकल जो एक्चुअली प्रोटॉन्स है। अब ये प्रोटॉन्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या क्या होगी? अनलाइक कैथोड रेज, mass of positively charged particles depend on the nature of the gas present in the cathode ray tube and these are simply the positively charged gaseous ions। तो ध्यान से यहाँ पर सुनिए कि इसके पहले जो हमने देखा था कि जो मास है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का वो गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया। दूसरा जो पॉइंट होगा, चार्ज टू मास रेशो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट्स। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उस गैस के चार्ज टू मास रेशो पर जो है डिपेंड करता है। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट्स। तो सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज का जो है कुछ मल्टीपल जो है चार्ज रखते हैं। और उसके बाद जो है द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अब यहाँ पर हम जो प्रोटॉन जिसको डिस्कस कर रहे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इनका जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। एक सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड होती है आसानी के साथ कि दो अपोजिट चार्जेस वाले पार्टिकल्स हैं तो उनका बिहेवियर भी एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जब ध्यान रखिए कि द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। तो आप देखिए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो आयन है जो हाइड्रोजन से ऑब्टेन होगा और उसको हम नाम देंगे प्रोटॉन। सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल और आयन ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज प्रोटॉन। दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वाज कैरेक्टराइज्ड इन 1919। इसको जो है 1919 में जो है डिस्कवर किया गया और उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो है स्टडी की गई। लेटर अ नीड was felt for the presence of electrically neutral particles as one of the constituent atom। उसके बाद जो है इस बात की ज़रूरत जो है महसूस की गई कि अब सब एटॉमिक पार्टिकल में एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है आपको नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिवली चार्ज मिलेगी। तो इस तरह से दिस पार्टिकल्स वेयर डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। चैडविक इन 1932 ये जो है न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी इस साइंटिस्ट ने की है। तो देखिए किस तरह से किया है कि बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फ़ा पार्टिकल। तो बेरिलियम की जो है थिन शीट, बेरिलियम शीट बाय बम्बार्डिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो बेरिलियम की बारीक सी शीट, बिल्कुल थिन शीट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करेंगे। तो व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स वेयर इमिटेड। तो जब आप जो है बिल्कुल जो है थिन बेरिलियम शीट के ऊपर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करते हो, अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करते हो, तो वहाँ से बाहर निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं तो वो
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स थे और उनका मास दैट वाज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से चैडविक ने उन पार्टिकल्स को जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल निकले उसको उसने जो है नाम दिया न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से दिस पार्टिकल्स वेयर गिवन द नेम न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह से यहाँ पर जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुई और इस तरह से 3 इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है हमको पता चले, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। अब आप देखिए कि ये तीनों इम्पॉर्टेंट पार्टिकल्स की जो कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है इस चार्ट के अंदर जो है एक साथ जो लिखी गई है। तो उसमें देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, और उसके सिंबल देखिए, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से, प्रोटॉन को स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखिए एब्सोल्यूट चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर एब्सोल्यूट चार्जेस क्या होते हैं, तो लुक हियर -1.602176 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का है, और सेम चार्ज जो है अपोजिट साइन के साथ जो है आपको मिलेगा प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन चूँकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर जो इसको 0 से इंडिकेट किया है। अब उसके बाद रिलेटिव चार्ज आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो -1 +1 और ये हो गया 0। उसके बाद देखिए किलोग्राम के अंदर जो है इन पार्टिकल्स का जो मास होगा बहुत ही थोड़ा है, दैट इज़ 9.109382 इंटू 10⁻31। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.762621 इंटू 10⁻27 ये मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम है। उसके बाद इससे थोड़ा सा जो है बढ़ता हुआ मास आपको मिलेगा न्यूट्रॉन का, दैट इज़ 1.674927 इंटू 10⁻27। दिस इज़ मास ऑफ न्यूट्रॉन इन किलोग्राम। अब यूनिफाइड मास में अगर आप जो इनका मास देखो तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है 0.00054, जिसको अप्रॉक्सीमेट मास जो है यूनिफाइड मास में 0 कंसिडर किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल हम जो है कंसिडर करते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटॉन का जो मास है 1.00727, इसको अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स का जो मास है 1.00867, इसको भी हम जो है अप्रॉक्सीमेट 1 कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, इस चार्ट के अंदर हम जो है 3 जो है इम्पॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब जो है हमने यहाँ पर जो है एक साथ जो है उसको इस टेबल के अंदर जो है समराइज़ किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इस तरह से ये हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसी के साथ हमने चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी किया और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को भी स्टडी किया। तो डिफरेंट मॉडल्स के ज़रिए से, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा दैट टॉपिक इज़ डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स। अब कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से तरह से और किस वक्त में एटॉमिक मॉडल को जो है कैसे डिस्क्राइब किया और कैसे उसको जो है रिप्रेजेंट किया, ये टॉपिक हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।